नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले अमित शाह के दौरे की करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा का दौरा किया है और इस दौरान हरियाणा के करनाल और सोनीपत में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अपने इस दौरे में अमित शाह ने हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की है। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रदेश सरकार को शाह ने शाबाशी दी है। अमित शाह ने कहा कि तमाम विरोधों के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायतों का चयन आज देश में अपनी तरह का अनूठा उदाहरण है। आज हरियाणा देश का संपूर्ण रूप से पढ़ी लिखी पंचायतों वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश बन गया है। अमित शाह ने इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई दी। इसी के साथ प्रदेश को धुआं मुक्त बनाने, ओडीएफ फ्री बनाने जैसे इनिशिएटिव के लिए भी शाह ने प्रदेश सरकार की सराहना की है। अमित शाह ने हरियाणा से चावल और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात व्यवस्थित तरीके से करने और व्यापारियों का सहयोग करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान का भी उद्घाटन किया है। करनाल में स्थापित किया गया ये एक्सपोर्ट हाउस व्यापारियों के लिए तो बड़ी भूमिका अदा करेगा ही, साथ ही इसके शुरू होने से किसानों को भी फायदा होगा। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में राष्ट्रीय सहकारिता नीति के क्रियान्वयन और सहकारिता विभाग की परियोजनाओं के शुभारंभ से सहकारिता विभाग नई ऊंचाइयों को छुएगा। चावल निर्यात के साथ साथ हस्तकला को भी विश्व के बाजारों में बेचने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लिए गए फैसलों को हरियाणा सरकार ने तुरंत लागू करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है। ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि ये वीरों की भूमि है। हरियाणा का धाकड़ किसान खाद्यान्न और दूध उत्पादन में, दोनों में, खाद्यान्न उत्पादन में और दूध उत्पादन में आज हरियाणा दूसरे नंबर पर। छोटे से आकार के बावजूद समग्र भारत जैसे देश में दूसरे नंबर पर रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हरियाणा का पहलवान भी समग्र भारत में पहले नंबर पर है और कई सारे मेडल भारत को जीत कर ला। अमित शाह के दौरे को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हरियाणा सहकारिता के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत साझा डेयरी और पीएसयू निर्यात को बढ़ावा देने जैसी अनेक योजनाओं की सौगात भी राज्य के लिए कारगर साबित होगी। सीएम ने कहा कि सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में 11 सहकारी चीनी मिले हैं। किसानों को गन्ने का मूल्य 372 रुपए दिया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन के लिए 6 मिल्क प्लांट है और 7वें मिल्क प्लांट का अब लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने इस साल 2,15,000 करोड़ का निर्यात किया है और अगले साल 2,50,000 करोड़ का निर्यात करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लक्ष्य के अनुरूप देश को 2025 तक विदेशी मुद्रा के नाते आमदनी की आर्थिक स्थिति 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर बनाने में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जैसे आज एक सहकारिता विभाग की ओर से एक्सपोर्ट प्रमोशन को, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और ये जो केंद्र यहां शुरू किया गया है, ये वास्तव में एक भवन पिछले वर्षों से जो ऐसे ही बेकार पड़ा था, इसका उपयोग भी हम कर रहे हैं। और फिर आसपास के जितने निर्यातक हैं, चाहे वो पीएसयूज हैं, हमारी सरकारी सहकारी संस्थाएं हैं, इन सब के लिए ये केंद्र जो है इसका हमको उपयोग होगा। आज आदरणीय गृह मंत्री जी हमको 6 सौगातें देने वाले हैं और इन 6 सौगातों में जैसे सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन अभी आपने किया है, अब इसके बाद 5 और नई योजनाओं का आप उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसमें विशेष तौर पर जैसे एक सांझी डेयरी यानी कोऑपरेटिव तरीके से, और जो हमारे गरीब परिवार हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत जो लोग पशु बांध करके और दुग्ध उत्पादन का काम करना चाहते हैं, शायद व्यक्तिगत रूप से अकेले काम करने में कठिनाई आएगी, तो हमने उसकी कल्पना गुजरात का जो अकोदा विलेज है, अकोदा गांव, वहां पशु छात्रावास जैसा योजना चलाई गई है, उसी पशु छात्रावास के आधार पर यहाँ एक सांझी डेयरी की कल्पना की गई है, तो वो योजना भी आज से शुरू होगी। हरियाणा सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम
में अमित शाह ने एक्सपोर्ट हाउस जनता को समर्पित करते हुए विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया और इस एक्सपोर्ट हाउस की विधिवत शुरुआत के बाद चावल कारोबार और अन्य तरह के खाद्यान्न के निर्यात से जुड़े कार्यालय और प्रतिष्ठान संचालित हो जाएंगे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि साझा डेयरी आरंभ करके हरियाणा ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। इससे पशुपालकों को फायदा होगा। हरियाणा के धाकड़ किसान की बदौलत आज हरियाणा दुग्ध उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। हरियाणा के किसानों ने अपनी मेहनत के बलबूते देश में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि हम पराली की समस्या का भी समाधान कर रहे हैं। इससे मिलों में एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। पहले 1% एथेनॉल का पेट्रोल में प्रयोग होता था, अब मोदी सरकार में इसका इस्तेमाल 20% हो गया है। इस मौके पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने भी हरियाणा में सहकारिता विभाग को मजबूत करने पर बल देते हुए कहा कि इस एक्सपोर्ट हाउस के बनने से किसानों की स्थिति बेहतर करने में मदद मिलेगी। मोदी जी ने आजादी के 75वें साल में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और मुझे सौभाग्य मिला देश का प्रथम सहकारिता मंत्री बनने का। मित्रों, आज मैं इतना कह सकता हूं, लगभग 1-1.25 साल के कार्यकाल के अंदर भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने अनेक क्षेत्र के अंदर नई शुरुआत की। सबसे पहले हमने पैक्स को मजबूत करना शुरू किया। पैक्स की वायबिलिटी नहीं आती थी, इसलिए पैक्स के लिए एक मॉडल बाइलॉज बनाने की शुरुआत की और उसको राज्यों को भेजा। अब पैक्स ये मॉडल बाइलॉज की तहत ढेर सारे काम कर सकते। अभी पैक्स को CSC का काम करने की अनुमति दी है। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा एफेड के जो एक्सपोर्ट हाउस का आज उद्घाटन हुआ है और उसके साथ साथ 5-6 योजनाओं का भी हुआ है। जैसे दक्षिणी हरियाणा में 5 लाख लीटर का एक मिल्क प्लांट का, एक साझा डेयरी का है, एक इंटरनेट रेडियो का है और एक पानीपत के अंदर एथेनॉल प्लांट का आज शिलान्यास किया गया है और एक 10,000 करोड़ रुपए का एक लोन की व्यवस्था भी है। 26 जनवरी को नांगल चौधरी से चली मुहिम विधायक बलराज कुंडू के नेतृत्व में निकाली जा रही जन जागृति यात्रा अब अपने 20वें दिन जिला यमुनानगर के रादौर पहुंची है। यहां कई जगह इस यात्रा का ग्रामीणों ने स्वागत किया है। वहीं रादौर के गांव खेड़ी लखा सिंह में बलराज कुंडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज सरकार ने युवाओं को हाशिए पर ला दिया है। सरकार नौकरियों के नाम पर कौशल रोजगार निगम बनाकर युवाओं का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले खेलों के क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन मौजूदा दौर में मौजूदा सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को डिमोरलाइज करके खेलों से दूर किया जा रहा है। सरकार ने आज युवाओं को ऐसे हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया, नौकरियां खत्म कर दी हैं। अभी 4 रोज पहले भी 13,500 नौकरी पे कलम फेरे हैं। पिछले महीना पहले 20,000 नौकरियां खत्म की। तो सरकार के अंदर 1,80,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है युवाओं को नौकरी देना। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो सरकारी ठेकेदारी प्रथा है उसमें युवाओं का शोषण हो रहा है और उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके आधार पर उनको लगाया जाता है। वो सारी मनमर्जी अपने हिसाब से सरकार जो है उसके अंदर बहुत बड़ा घपला, एक किस्म से स्कैंडल कह सकते हो आप, उसके अंदर कर रही है। आज सरपंच 2 साल बाद चुनाव कराए, पहले मौलिक अधिकारों का हनन किया। अब चुनाव होने के बाद में उनके जो अधिकार थे उन पे कैंची चला के सरकार ने तानाशाही किया है। तो ई टेंडरिंग के माध्यम से सरकार के लोग खुद कमीशन खोरी और मलाई, जिसमें सरकार का पूरी तरह बदनाम पहले से ही हो चुकी है। और अगली खबर गुरुग्राम से, जहां पर घसोला गांव की झुग्गियों में बीती शाम अचानक आग लग गई। पहले एक झुग्गी में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आसपास की झुग्गियों में भी आग लग गई और एक के बाद एक कई सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। सूचना मिलते ही दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि पहले एक झुग्गी में आग लगी थी, उसके बाद लोगों ने आसपास की झुग्गियों को खाली करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आगजनी ने कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा होने के चलते आग की लपटें बढ़ती गई और पूरे इलाके में ही आग लग गई। करीब 1 महीने पहले भी गांव घसोला में आग लगी थी, जिसमें 250 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई थी। आग कैसे लगी, कुछ पता लग पाया? नहीं, मैं तो घर पे नहीं था, मेरा रिश्तेदार का घर में गई थी। तो कुछ है इसमें, आपका सामान जल गया है? अभी क्या है? जल गया, कुछ नहीं। घर पर और कोई भी था? आदमी काम में गया, कोई नहीं है।
एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे अब खबर सिरसा से, जहां पर सरकार के खिलाफ एक बार फिर रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने हिसार रोड बस अड्डा परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया है। कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उनका यह धरना है और इसके साथ ही कर्मचारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल करने की भी कर्मचारियों ने मांग की है और इन मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ ये धरना दिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 19 फरवरी को पंचकुला में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा और इसमें प्रदेश भर के कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अंबाला में आवारा पशुओं के आतंक से परेशान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। अंबाला जिले के सभी किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आवारा जानवरों को भरकर अनाज मंडी पहुंचे। किसानों ने कहा कि जब तक इस समस्या का प्रशासन समाधान नहीं करता तब तक वो इन पशुओं को उपायुक्त कार्यालय में रखकर उनकी देखभाल करेंगे। किसानों ने इसे लेकर सरकार को बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी किसानों से बात करने आए, लेकिन बातचीत में कोई हल निकल नहीं पाया। किसान नेता विजय सिंह का कहना है कि अब ना तो सरकार को ज्ञापन देंगे, ना ही सरकार से कोई गुहार लगाएंगे। उनका कहना है कि वो पिछले कई सालों से कई मुद्दों को लेकर सरकार से गुहार लगाते रहे हैं और प्रदर्शन भी करते आए हैं, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे में अब वो सरकार के खिलाफ इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। कई महीने पहले हमने डीसी साहब के पास रखी थी, पहले मेमोरेंडम दिया था, उसके बाद वो 2 याद पत्र दे लिए। वैसे भी मिलके भी वर्बलिक बात करते रहते थे, हमारा इनसे छुटकारा करो। बात ऐसे है, पहले गाँव में सिर्फ हमारी फसलों को खाती थी, अब हमारी नस्लों का भी नुकसान करना शुरू कर दिया है। बहुत नौजवान बच्चे अपाहिज हो गए, अपंग हो गए, जिनके ऊपर इतना खर्चा हुआ है, माँ बाप वो भी टूट चुके हैं। और उधर फतेहाबाद में लघु सचिवालय में भी भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले में प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान किसानों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर बने कानूनों का विरोध किया और साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। किसानों ने कहा कि सरकार के द्वारा जो जमीन अधिग्रहण को लेकर नया नियम बनाया गया है उसका किसान विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि किसान को कलेक्ट्रेट से दोगुनी कीमत सरकार के द्वारा दी जाएगी, लेकिन कलेक्ट्रेट की कीमत पहले ही बहुत कम है। ऐसे में किसान को पुनर्स्थापित होने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसान के कोर्ट जाने के रास्ते भी सरकार बंद कर रही है। किसान भूमि अधिग्रहण को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते, जिसका किसान यूनियन विरोध करती है। सरकार की जो हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण नीति जो नई लागू की है, जिसमें किसानों को सरासर लूटने का जो प्रावधान किए गए हैं, उसके खिलाफ हमने आज हरियाणा सरकार का और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। नए इस भूमि अधिग्रहण बिल के मुताबिक किसान को उसके कलेक्टर रेट का 2 गुना और कोर्ट जाने के प्रावधान पर रोक। एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। बिजली चोरी रोकने के लिए हरियाणा में सरकार कदम तो उठा रही है, लेकिन इसके चलते बिजली कर्मियों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। बिजली चोरी रोकने गए अधिकारी कभी पीट दिए जाते हैं, कभी बंधक बना लिए जाते हैं और प्रशासन ऐसी गुंडागर्दी के आगे बस देखता रह जाता है। जींद में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बिजली चोरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिजली चोरी रोकने को लेकर अधिकारी जब कोई कदम उठाते हैं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। या तो अधिकारी अस्पताल में पहुंच जाते हैं या फिर गांव में ही कैद हो जाते हैं। ये वाला मामला जींद के धमतान गांव का है, जहां पर गांव में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर गांव वालों ने ही हमला कर दिया। हमला भी ऐसा कि एसडीओ और जेई तक घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है, लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है और इसे रोकने के लिए सरकार ने कुछ किया ना हो, ऐसा भी नहीं है। अभी करीब 15 दिन पहले ही बिजली चोरी को रोकने के लिए हरियाणा में बड़े स्तर पर छापेमारी की गई थी। प्रदेश भर में बिजली चोरी पकड़ने को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया था और खासतौर से कॉमर्शियल दुकानों, ढाबों, आरओ प्लांट और घरेलू उपभोक्ताओं को निशाने पर लिया गया था। प्रदेश भर में हुई इस कार्रवाई में करीब 2700 जगहों पर छापेमारी की गई और बिजली चोरी पकड़ी गई थी। इस छापेमारी में इस दौरान 2491 किलोवाट लोड अवैध तरीके से चलता पकड़ा गया था। साथ ही इन सभी बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर 3,03,82,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में भी करीब 4 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई थी। इधर जींद के धमतान गांव में हुई इस मारपीट में लाइनमैन ने एक अनजान घर में घुसकर अपनी जान बचाई, जबकि एसडीओ और जेई को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। बिजली कर्मियों के साथ हुई इस मारपीट के बाद भी गांव वाले चुप नहीं बैठे। हमले के बाद गांव वाले फिर से बिजली विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान टीम के साथ गया लाइनमैन गांव में ही बंधक बना लिया गया।
जिसे छुड़ाने के लिए देर शाम डीएसपी नरसिंह पुलिस फोर्स के साथ गांव में पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत के बाद उसे छुड़ाया गया। इस घटना को लेकर एक बार फिर हरियाणा में बिजली चोरी को लेकर और सरकारी कर्मचारियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जींद से परमजीत पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। और अगली खबर का रुख करेंगे खबर यमुनानगर से, जहां पर जगाधरी स्थित एक फर्नीचर हाउस में भीषण आग लगने से 1 करोड़ से भी ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। इस आग की चपेट में लाखों रुपए का फर्नीचर और कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। हालांकि आसपास के एक घर में भी पहुंच गई थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग कैसे लगी इसे लेकर कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन पूरे मामले में जांच का दौर जारी है। इस आगजनी में करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जो फायर केस का मैसेज मिला तो जब हमारी बल्कि 5 गाड़ियाँ एट द स्पॉट निकली, फिर एक और गाड़ी हमने निकलवाली, 6 गाड़ियाँ हैं हमारी। अगर टर्न ओवर की बात करें तो कितनी गाड़ी अभी तक पहुंच चुकी है? 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है इसमें पानी की डाली जा चुकी हैं। और ये जो शोरूम था टोटल लॉस में है, बिल्डिंग के कोलैप्स कर गया इसका शेड। जैसे अभी हीट तो रहती है ना, हीट तो कंट्रोल होने में, जो डाउन होने में, क्योंकि हमारा सबसे पहले हमारा काम होता है आग को रोकना, आगे ना ट्रांसफर ना हो। और आगे साथ वाले मकान में पहुंच गया। हाँ, उसमें क्योंकि हीट ट्रांसफर हो जाती है ना, ये ज़्यादा आग होने के कारण जो है ना हीट ट्रांसफर होगी। कुछ कारण पता चले कि आग कैसे लगी है? नहीं, ये तो जब पूरी आग बुझ लेंगे उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके डिसाइड किया जा सकेगा भी क्या है इसका।